बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी बात होगी कि सियासी सूरत हाल, सियासी बदलती सूरत हाल, ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत को अपनी तरजीहात अवाम को बतानी होंगी कि हुकूमत की तरजीहात में नवाज शरीफ है या फिर अवाम है, महंगाई से निपटना है, कोरोना से निपटना है या फिर ऑपोजिशन के जलसे से निपटना है। खान साहब ने बहुत दावे किए, कुछ दावों पर पूरा उतरने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत सी ऐसी मसनूआत जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से बराह रास्त उनका राब्ता है, उनको महंगा कर दिया गया और ये कहा गया कि लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट आएंगे। पाकिस्तान का हर बच्चा मकरूज है, हर आने वाली हुकूमत ये दावा करती है कि हम कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन कर्जे लिए जाते हैं। और गुज़िश्ता रोज जब खान साहब सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि IMF के पास देर से जाना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब ये देखना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए खान साहब मजीद क्या कुछ करेंगे। दूसरी जानिब अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन जो जलसे जुलूस कर रही है, लगता यूं है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जैसे 2014 में खान साहब निकले थे, उसी तरह से आज PDM के परचम तले ये 11 अपोजिशन जमातें निकली हैं, वो भी एहतजाज करते थे, जलसे करते थे। अपोजिशन जमातें भी एहतजाज करी हैं, जलसे जुलूस करी हैं। उनकी भी ऑप्शन थी कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। आज भी हुकूमत से निपटने के लिए अपोजिशन ये कह रही है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस्तीफे देने का मामला तब भी ज़ेरे बहस था, इस्तीफे दिए गए थे। आज भी इस्तीफों की बाज़गश्त है कि इस्तीफे दिए जाएंगे। तब भी ये मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत जो है वो आवाम के वोट के साथ नहीं आई है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। आज की अपोजिशन जमातें भी यही कह रही हैं कि ये हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड है, तो इसको घर चले जाना चाहिए, ये सिलेक्टेड हुकूमत को। तो सूरत हाल वही है अगर दोनों अदवार का जो है कंपैरिजन किया जाए। लेकिन इस वक्त अपोजिशन के, तब इमरान खान साहब अकेले थे, शेख रशीद थे या तारुल कादरी थे, लेकिन आज 11 जमातें हैं। तो 11 जमातें मिलकर क्या अवाम के सुकून के लिए, अवाम को जो बेरोजगार हो चुकी है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसके सुकून के लिए बाहर निकल रही हैं, या जैसे हुकूमत कहती है कि सिर्फ अपनी अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपनी अपनी जो लूटा हुआ पैसा है उसको बचाने के लिए ये अपोजिशन जमातें बाहर निकल रही है। अवाम की किसको फिक्र है, ये फैसला आपने करना है। और हम आज के प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे वो अवाम के इशू को ही करेंगे कि आखिर अवाम जो इतनी महंगा चीनी खरीदने पर मजबूर है, महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, फल महंगे हो चुके हैं, बिल इतने अदा किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आ रहा है, सर्दियां आ रही हैं तो आगे गैस की कीमतों में इजाफा होगा, हमने LNG स्कैंडल देखा हमारे सामने है। लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए कौन सी जमातें जो सड़कों पर निकल रही है क्या रिलीफ दे सकेगी, और हुकूमत में बैठी है, जो इख्तिदार में बैठी है PTI, वो अवाम को क्या रिलीफ दे सकेगी। मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। यासिर हुमायूं साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन। इसके अलावा वहीद आलम साहब PMLN से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं पहले वहीद आलम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज इस वजह से करूंगी कि अभी तक मुझे ऑपोजिशन का कोई क्लियर स्टांस नजर नहीं आया। ऑपोजिशन क्या चाहती है कि खान साहब की हुकूमत घर चली जाए, आप इसी वजह से क्या सड़कों पर निकल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी कहता हूँ, हुकूमत के घर जाने से पहली बात तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम हम नहीं करेंगे कि ये हुकूमत चली जाए, तो जो भी है आइन में लिखा है उसके तहत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत का एक दिन भी ठहरना जो है वो मज़ीद मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो मज़ीद लोगों की माइशत को बिगाड़ देगा। लोगों के घरों में जो तकलीफ़ें जो लोग माशी तौर पर उठा रहे हैं वो मज़ीद बढ़ती जाएंगी, चीज़ें महंगी होती जाएंगी, इनके पास किसी चीज़ का हल नहीं है। और इस हुकूमत का जल्द से जल्द चले जाना इस मुल्क के अवाम के लिए ही बेहतर होगा, ताकि वो कुछ सुख का सांस। तो वही सब बात मेरी दुरुस्त हो गई ना कि आप सिर्फ सड़कों पर आ रहे हैं PTI की हुकूमत को घर भेजने के लिए। देखें, मेरी बात सुने जी। दो बातें हैं बड़ी क्लियर कट जी। एक तो यह है कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का बयानिया है कि तमाम अदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रहें। अफवाज पाकिस्तान है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं, सब कुछ है, वो सरहदों की हिफाजत करें, बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इसी तरह तमाम जुडिशरी है वो अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, सब अपना अपना काम करें, ताकि किसी के काम में मुदाखलत ना हो, जो एक दूसरे के खिलाफ महाजराई चलती है वो ना चले। पहला स्टांस ये है। दूसरा स्टांस ये है कि 2-2.5 साल हम असम्बलियों में इनको वहाँ पर ये कहते रहे, निशानदहियाँ करते रहे कि आपकी हुकूमत में गंदम का बहरान आ रहा है, चीनी का बहरान आ रहा है, ये आ रहा है, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें।
लेकिन उन्होंने किसी बात पर कान नहीं धरा और हम पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं हुए। यानी बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि एक नेशनल असेंबली में हमने उनसे बाकायदा स्पीकर से जाकर कहा कि यार आपकी मेहरबानी है 2 दिन माइशत पर डिस्कशन के लिए रख ले, एक दिन हमने आमा की सूरत हाल है उस पर डिस्कशन के लिए रख दें, एक दिन एग्रीकल्चर पर रख लें। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर तो है नहीं, हुकूमत जो है वो आपको कहती तो है आप स्टैंडिंग कमेटी में आए, जो कमेटीज बनी हुई हैं उनके सेशन अटेंड करें। कब स्टैंडिंग कमेटीज के सेशन अटेंड किए जाते हैं? खैर वो तो जब उनके इजलासीज होते हैं, पहले तो हम कर रहे थे, अब नहीं हम कर दे। हम किसी उसूल में नहीं जा रहे क्योंकि उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। उस रवैये की वजह से हम नहीं जा रहे। कितने लोग अभी इस्तीफा दे चुके हैं? आपके सामने है, मुझे तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन वो ये मैटर नहीं करता। ये तो उधर से मियां नवाज शरीफ के कहने की देर है, ढेर लग जाएगा इस्तीफों का। अच्छा, अभी तक नवाज शरीफ के जानिब से कहा नहीं, क्या खबरें तो ये चल रही है कि 31 दिसंबर उन्होंने अभी तक कैटेगोरिकली नहीं कहा, वो तो कहने की देर है, 1 सेकंड लगना है कि सब के सब लोग जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, वो तैयार हैं बिल्कुल। कौमी असम्बली के जो लोग हैं वो तो पहले ही उनके पास पड़े हुए हैं, पहले इस्तीफे हमारे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जैसे कहेंगे इस्तीफे जो हैं 1 मिनट में सारे जो आ जाएंगे। अच्छा बात है इस वक्त ना, जो असल बात है वो ये है कि लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, किस करब से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत में मुब्तला हैं। यानी हर आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि मेरे जितने ज़राए आमदनी हैं मैं उसमें अपने घर का खर्चा चलाऊं, मैं बिजली गैस के बिल दूं, या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। ये इस वक्त मसाइल हैं, लोग इससे गुजर रहे हैं और ये कर्ब आप लोगों के साथ मिले, उनकी आंखों में देखेंगे, उनकी बातों से सुनेंगे ये सारा कर्ब। और इस वक्त जो तनहादार तबका है वो उससे भी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 11.5%, यानी एक हद वो छू गया है और उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब यह है कि अफराते ज़र होने से, इन्फ्लेशन होने से वैसे ही उनको इतनी ज़रूरत है इतने पैसों की, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसे वो मीट कर सकें। वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में है, इनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा हुकूमत वक्त को। हम बार बार हम कर रहे हैं और ये भी जलसे जुलूस जितने हैं ये इसीलिए हैं ताकि लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाया जाए, ताकि इनको पता चल जाए कि लोग इस वक्त किस मुसीबत में हैं। ये सारी बातें इसीलिए हैं। और देखें, मेरी बात सुने, वरना पहले कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने हमें खुद कहा था कि यार इन्हें 5 साल पूरे करने दो, जब इलेक्शन आएगा ये अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर करेंगे, लेकिन मजबूर कर दिया इनकी परफॉर्मेंस ने 2.5 साल की परफॉर्मेंस में। लेकिन वो उनकी जो रैली थी मुझे क्यों निकाला वाली, जो उन्होंने जीटी रोड से सारा ट्रैवल किया था, वो भी तो ये हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा थी ना। ये तो तब भी नहीं कहा गया था कि 5 साल पूरे करने दे, और ये तो अभी भी नहीं कहा जा रहा कि 5 साल पूरे करने दे। बस ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत घर चले जाए। मेरा क्वेश्चन ये, अगर हुकूमत अगर घर चली जाती है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या तरक्की की राह पर चल पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसे जैसे इन्होंने पहले धरने दिए हमारे दौरे हुकूमत में, सारी ये सब लोग जो भी कहते रहे, झूठ बोलते रहे, लोगों को मकर और फरेबकारी से एक गलत पिक्चर दिखाते रहे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, और अदारे भी उनके साथ खड़े हो गए। आज माशियत इतनी बुरी है लेकिन उसको अच्छा कहे जा रहे हैं। यानी जब गिरती हुई साख है, यानी कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर जो है वो ऊपर जाए जा रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डूब रहा है, और वो कहे जा रहे हैं माशियत ठीक है, माशियत ठीक है। हमारे दौर में तो हर चीज ठीक थी, लेकिन हमें सेक्टर में बेहतरी आई है, टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी आई है, खराब हो रही है, आप ये करें, आप वो करें, कोई सहारा देने के भी लिए तैयार नहीं था। ये बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त देखना यह है, इस वक्त हर चीज का फोकस, मैं कहता हूं आप किसी से जाकर पूछ ले, कोई आपसे डिस्कस नहीं करेगा कि सागदार बार क्यों बैठा है, कोई आपसे डिस्कस करेगा नवाज शरीफ क्यों बैठा है। हर आदमी ये डिस्कस करेगा कि मेरे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे पूरी हो रही है, मेरे घर का कैसे खर्चा चल रहा है, मैं अपने लोगों की जिंदगी कैसे गुजारूं। बिल्कुल लोग ये कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर भी मजबूर है। वो आपके दौर में भी होती थी, अब भी हो रही है, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, खुदकुशियां मैं कहता होती थी, लेकिन इस तरह नहीं होता था। हमारे दौर में कीमतें बढ़ी, साल में 1%, 2%, 3%। इनके दौर में वो कीमतें बढ़ी, यानी 1947 से लेकर 2018 तक
गंदम जो थी वो 37 रुपए किलो पर आई और इनके 2.5 साल में 37 रुपए से लेकर वो 80 रुपए किलो तक चली गई। चीनी हमारे दौर में 1947 से लेकर 2018 तक 57 रुपए पर आई और इनके दौर में 115 चली गई। ये जंप देखें, यानी 70 साल का पीरियड और ये 2.5 साल का पीरियड। अब इस वक्त वो पहले वो तो सिर्फ अल्फाजी थी कि लोग खुदकुशियां इस वजह से कर रहे हैं, हकीकतन अब इस वक्त लोग जो हैं वो इस वजह से खुदकुशी। हबीब अकरम साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। ठीक है वहीद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन इस्तीफे भी दे रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, डीजे बट को भी गिरफ्तार कर लिया है। 31 दिसंबर तक ये कहा गया कि लाहौर जलसे के बाद तमाम ऑपोजिशन इस्तीफे जमा करवा देगी। नतीजा क्या निकलेगा? जो वहीद साहब बातें कर रहे हैं, खुदकुशियां उनके दौर में भी थी, आज भी हैं। गुर्बत में आवाम तब भी पिस रही थी, आज भी पिस रही है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस जो है, अगर किसी भी आप इसको स्टैंडर्ड पे रख के देखें तो वो तो ठीक नहीं है। और गवर्नमेंट के जो बेशतर मसाइल हैं दरअसल वो मईशत की वजह से, और मईशत पर इब्तदाई तौर पर जो कंट्रोल खोया था वो कंट्रोल वापस हुकूमत के हाथ में अब तक नहीं आया। और कल खुद वजीर आजम ने भी कहा कि हमसे कुछ गलती हुई कि हमने IMF की तरफ जाने के लिए देर कर दी। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम ने तो महज इस एक गलती का एतराफ किया, बहुत सारी गलतियां मईशत के फ्रंट पर हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल इससे बड़ा है। सवाल यह है कि क्या महंगी चीजों के नाम पर या महंगाई जो हुई है इसकी वजह से हुकूमत के गिराने का वक्त आ चुका है? क्या इसका इलाज है? क्या चीनी वापस 55 रुपए पे आ जाएगी? क्या सारे जो अभी जिन जिन चीजों का जिक्र हो रहा था, क्या वो सारी चीजें अपनी ओरिजिनल रेट्स पर आ जाएंगी हुकूमत गिराने के बाद? तो असल सवाल तो ये है, और इसका जवाब है नहीं। यही बात मैं वहीद साहब से कह रही थी कि क्या हुकूमत अगर घट चली जाती है तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा? तो अब यहाँ पर देखें, उनकी बात सुने ना कि उनकी बैड गवर्नेंस है। अगर गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, कम से कम इनको रिलीफ तो मिलेगा ना। कम से कम अगर पुरानी तारीख प्राइसिस पर नहीं जाया जा सकता तो ये सूरत हाल तो नहीं होगी कि वजीर आजम आकर ये कह के मुझे पता नहीं है, मुझे गलत असेसमेंट दी गई, बारिश वक्त पर हो जाती। वो बखुदा का इसको तजर्बा का बना दिया। दुनिया में ये होता है कि वजीर आजम सीख कर आता है फिर वो बैठता है। ये पहली दफा तजर्बा हो रहा है कि वजीर आजम को बिठा दिया गया और वो सीख रहा है और रोज आकर वो कह रहा है। जी हबीब साहब, जी देखिए, मैं ये तो इनका पॉलिटिकल मौक़िफ़ है वहीद साहब का, मैं तो पॉलिटिकल मौक़िफ़ नहीं है, ये पॉलिटिकल मौक़िफ़ है और अगर मेरी पार्टी के बारे में होगा। देखिए, वो तो आप जो मर्जी कह सकते हैं इनका। देखिए, मैं तो एक दूसरे बात कर रहा हूँ। असल सवाल ये है कि क्या इनसे चीजें कम होंगी? खुद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। गवर्नेंस में क्या बेहतरी आएगी, उसके क्या इंडिकेटर्स होंगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के निजाम में गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश बहुत बड़ी तब्दीलियां करने के अलावा मौजूद है। तीसरी बात यह है कि क्या हमने गवर्नमेंट्स इसी तरह गिरानी है? क्या हमने गवर्नमेंट्स गिरा के कुछ नहीं सीखा माजी से? क्या हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल जलसों, धरनों और इस्तीफों के जरिए चलाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान में जब हम एक हुकूमत गिरा लेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत जब आएगी तो उसको गिराने के लिए कोई इस्तीफे नहीं आ जाएंगे और कोई धरना नहीं होगा और कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा? बात यह है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। इस फंक्शनल डेमोक्रेसी को अगर आपने चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्स के अंदर रहकर चलाना है, ब्लैकमेलिंग करके नहीं चलाना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, हमारी बात ना मानी गई तो हम धरना लेके चढ़ दौड़ेंगे पार्लियामेंट के ऊपर। हम उस वक्त जब पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ने का ख्याल इमरान खान साहब करते थे और उनके कजन ताहिरुल कादरी साहब किया करते थे तो हम उस वक्त भी इसके खिलाफ थे। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिले तो नहीं थे, लेकिन इसकी आवाज में आवाज मिला रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो आज भी पाकिस्तान में हुकूमतों को गिराने के लिए ये तरीके इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अगर ये इस्तेमाल होना शुरू हो गए तो गिराने वाले भी हुकूमतें नहीं बना पाएंगे। ये डेमोक्रेसी को डिरेल करना नहीं चाहिए। हबीब साहब, आपका एक गहरा तज्जिया होता है, सारी सिचुएशन आपके सामने है, कड़ी निगाह रखते हैं आप पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन पर। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ओपोजिशन जैसे लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है, इस्तीफे जमा करवा रही है, क्या इमरान खान की हुकूमत को ये घर भेज पाएंगे? देखिए,
ये भेज पाए या ना भेज पाए, अगर ये हुकूमत इस तरह चली गई तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। और अगर अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत में कुछ अभी बाकी चीजें लिख रखी है, कुछ अच्छा लिख रखा है, तो ये हुकूमत नहीं गिरेगी। जहां तक पॉलिटिकल बात है तो मुझे अब तक अपोजिशन का कोई इक़दाम ऐसा नहीं लगता जिससे मैं ये कह सकूं कि हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, हबीब साहब साथ ही रहेगा, यासिर हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे याद देंगे कि मैं हबीब साहब से एक सवाल कर सकूं? जी जी प्लीज कीजिए। हबीब साहब ने ये फरमाया कि ये जमहूरी हुकूमत है जी, पहले तो यही फैसला कर ले। इमरान खान साहब कहते हैं जमहूरी हुकूमत है, मैं डेमोक्रेसी हूँ, और दूसरे लम्हे पर कहते हैं कि मैंने रियासत मदीना बनाती हैं। रियासत मदीना से हटते हैं तो फिर कहते हैं कि वो मैं इंग्लैंड में था ना, इंग्लैंड का निज़ाम बहुत अच्छा है। फिर रियासत मदीना पर आ जाते हैं लोगों से झूठ बोलने के लिए, और फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं चीन का निज़ाम बहुत अच्छा है। फिर रियासत मदीना पर आकर फिर वो चले जाते हैं कि तुर्की का निज़ाम बहुत अच्छा है। फिर रियासत मदीना पर आकर वो ये कहते हैं कि जनाब ईरान का जो इनकलाब था ना वो बहुत, हमें ये तो बता दे खुदा के लिए कि इन्होंने कौन सा मुल्क में निज़ाम लेकर आना है। ये जरा मेरी आपसे दरखास्त। यासिर साहब से पूछ लेते हैं। यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे वहीद साहब के सवाल पर? जी जी बिल्कुल कमेंट करना चाहूँगा। इन्होंने पूछा कि कौन सा निज़ाम, तो निज़ाम तो डेफिनेटली जो रियासत मदीना है वो एक मॉडर्न रियासत की पहली दुनिया की तारीख में रियासत थी जिसमें राइट्स दिए गए, माइनॉरिटीज़ को ह्यूमन राइट्स की बात की गई। तो जितनी ये जदीद रियासतें हैं जो इमरान खान साहब बात करते हैं कि अगर यूरोप में या नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कोई जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन्होंने अपने फाइन पॉइंट्स सारे रियासत मदीना से लिए हैं। तो रियासत मदीना एक मॉडल है, यूरोप या इंग्लैंड मॉडल नहीं है। यूरोप या इंग्लैंड ने अगर मॉडल कोई लिया है तो वो भी मुसलमानों से ही लिया है, तो ये बात करते हैं। तो ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। तुर्की में भी अगर कोई अच्छी बात है तो वो उनके मुसलमान होने के बाद और सल्तनत उस्मानिया कायम होने के बाद, और अब जो मॉडर्न टर्की है उसने जो अच्छी बातें की उनको आप कॉपी कर लेते हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर बहुत सारे दुनिया में कोई अच्छी बातें फॉलो कर रहा हो तो जो ग्रेटर मॉडल है वो हमेशा रियासत मदीना करेगा, ये बात है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि रियासत मदीना जो है उस पर खान साहब कायम है। तो कंफ्यूज हो गई सारी कौम ऊपर से लेकर नीचे तक। सर कंफ्यूज तो हम नहीं है, कंफ्यूज तो आप। कंफ्यूजन है और क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपसे किसने कह दिया कि ये बातें जो है ये कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है? सर कंफ्यूजन निजाम इस तरह नहीं बना करता। निजाम के लिए वक्त चाहिए होता है, उसके तरीके कार तय होते हैं। वक्त देना चाहिए ना, फिर 5 साल। दूसरे दिन दूसरा बना दे, तीसरे दिन तीसरा बना दे। हबीब साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी मैं उनसे वो माशाल्लाह क्योंकि सर वही जो वहीद साहब ने क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए बात यह है कि जो वहीद साहब का क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मसला ये है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर जो नजरियाती झुकाव है वो हमें वाजे नजर नहीं आ रहा। और यही सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी है। यही कमजोरी आप देखें कि झलकती है उनके खुद अपने निजाम की ट्रीटमेंट में। यानी वजीर आजम ने हमें बताया था इलेक्शन से पहले कि वो आएंगे तो पुलिस को वो ठीक करेंगे। पुलिस को ठीक करने के लिए उन्होंने नासिर खान दुरानी साहब को लाहौर में पंजाब में अपॉइंट किया। और उसके बाद जब वो रिजाइन कर गए तो आज तक ना पुलिस की इस्लाह का कोई चीज हमने सुनी है, और हत्ता कि हम ये कह सकते हैं कि वापस वो अपनी लाइन पर भी नहीं आ सके जो लाइन खुद वजीर आजम ने दी थी। तो वजीर आजम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो फिक्री खला है तो वो तो नजर आता है, या जो फिक्री गलतियां हैं वो नजर आती हैं। लेकिन बहरहाल ये हर जमात, हर सियासी जमात का हक है कि वो अपने नजरिए को क्या नाम दे, अपने नुक्ता नजर को क्या नाम दे। अब अगर कोई अपनी किसी गलत फहमी की बुनियाद पर अपने किए हुए इक़दामात को समझता है कि रियासत मदीना से है, तो रियासत मदीना एक वसी सब्जेक्ट है। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जिनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कभी शायद किसी ने ये को पूरी कैबिनेट को पढ़ानी चाहिए, फिर पूरी पढ़ानी चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद शायद ये कुछ बात कर सके। लेकिन बहरहाल ये सियासी जमातों का हक है कि वो अपने नजरियात को कौन सा उन्वान दे। अगर खान साहब रियासत मदीना के उन्वान से अपने ख्यालात को तरतीब देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये उनका हक है। मुस्लिम लीग नून का भी इसी तरह का हक है। लेकिन वो 1400 हिजरी थी और ये 21वीं सदी है और वक्त में। जी हबीब साहब लास्ट में मेरी आपसे एक दरखास्त ये है कि ये जो सियासी मौक़िफ़ की बात है, मैं इन दोनों के सियासी मौक़िफ़ की तायद के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था तायद के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यासिर हुमायूं साहब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आगे ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि हमने क्या करना है। हुकूमत ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, हुकूमत आगे क्या करेगी ऑपोजिशन से निपटने के लिए। एक ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे।
वेलकम बैक। खान साहब कहते हैं कि अगर इस्तीफे आए तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा, क्या इलेक्शन करवा देंगे या इस पर भी यू टर्न लेंगे? यासिर साहब देखिए, इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है। और अगर इनके पास इतने लोग हैं कि ये आधे से ज़्यादा लोग इस्तीफे दे दें तो फिर ऑब्वियसली वैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो ये उसके लिए तो ये ज़्यादा आसान है कि नो कॉन्फिडेंस मूव कर लें। ज़ाहिर है इन्होंने भी, तो पीपल्स पार्टी बात करती है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करने की, अब नून लीग भी इस पर जोर दे रही है। तो मेरा ख्याल है जो भी सोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन को ये राइट है कि वो आइन के अंदर रह के जो कुछ भी कर सके। अगर वो गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है, घर भेजना चाहते हैं, तो पहली ऑप्शन तो नो कॉन्फिडेंस मूव है जो कि कानूनी है। उसके बाद आप सड़कों पे जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि रिजाइन कर दे गवर्नमेंट, वो तो ये हम नहीं करेंगे, वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, इनको कौम को कह रही है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेशर लेने वाले तो उनकी शख्सियत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा ये, अगर इस्तीफे देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्शन भी कराए जाएंगे, फिर जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। तो ये कोई इतना मेरा ख्याल है बड़ा मसला नहीं है। मतलब कि हुकूमत जो है क्लियर है इस पे कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं तो हम इलेक्शन कराने पर रजामंद हो जाते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो फिर तो ये गवर्नमेंट बना लेंगे ना। ये तो बड़ा, देखिए आईनी सोल्यूशन की हम बात करेंगे ना। आईनी सोल्यूशन जो है, सबसे पहले तो अपोजिशन के पास यही होता है कि अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सिंपल मेजोरिटी इनके पास आ गई है, तो नो कॉन्फिडेंस मूव ले आए। अगर वो ये नहीं ला सकते या नहीं लाना चाहते तो ये तो इनसे पूछें कि क्या करना चाहते हैं। सड़कों पे तो अब तब आते हैं कि जब आपको लगे कि जी कोई किसी किस्म की आईनी ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, प्रेशराइज करके गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन ले लें, तो वो तो हम करने वाले आप रिजाइन नहीं करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने रेजिग्नेशन देने हैं वो दें, अगर आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं तो दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। तो सर क्यों नहीं आप टेबल टॉक की तरफ आते हैं? हुकूमत को चलने दें, डेमोक्रेसी को चलने दें, कोई नाश्ते प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली पहले दिन से ये बात की थी कि एनआरओ के अलावा हर चीज पे टेबल टॉक हो सकती है। जब फेटफ के मसले पे बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने तो रिटर्न अपनी जो शराइत लिख के दे दी कि रोल बैक कर दें, नैब के कवानीन चेंज कर दें। तो उसके बाद फिर जाहिर है गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि हमारा जो पीटीआई का बयान ये रहा है कि इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रहनी चाहिए। ये जो केसेस हैं ये हमने नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी बनाए। मेरा ख्याल है कोई इक्का दुक्का केसेस होंगे जो हमारे दौर में बने आके, तो इनका कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए ना। सर क्या कहेंगे? हम कैसे बंद कर दें? ये मुझे बता दें कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस किसने बनाया? हाँ वो तो देखें, मैंने कहा है कि इक्का दुक्का एक्सेप्शंस को, जी 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 एक्सेप्शन होता ये है। देखें, हुकूमत अगर ऐसे हो भी ना तो जमहूरी रवैया ये होता है कि उसको तरीके से चलने देते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब बहुत सी चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो बता देते हैं पहले कि अब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। उनके वज़रा भी बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों होता? फिर यही सूरत हाल है ना, इसीलिए सारा कुछ ये। और फिर दूसरी बात है कि ये इस्तीफे तो इन्होंने भी दिए थे। जी जी, हमारे इस्तीफों पर इनको क्या एतराज है कि हम क्यों नहीं है? और इन्होंने भी दिए थे, हालांकि उसमें हमने उस रवादारी का मुजाहरा किया था कि इनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे। इनको मनाते रहे कि हुकूमत वक्त चलती रहे, निज़ाम जो है वो चलता रहे। लेकिन अभी तक देखना, ऐसे हालात में ये जरूरी होता है कि हुकूमत वक्त स्टेप उठाए, जिस तरह हमने उठाया था कि भी ठीक है आए बैठे ये करें वो करें, हम कबूल नहीं करते, हम जो नहीं करते। अब तो बजाय इसके कि हम तसादम की तरफ बढ़े, कोई ऐसी राह निकालनी चाहिए जिसमें बैठकर आपस में तो जो पहिया है वो जी राजा साहब, मैंने यही कहा, क्यों कोई लंच पे बुलाएं, कोई नाश्ते पे बुलाएं, कोई मुंह ठीक करे। मिनिस्टर साहब ने तो बात की है कि एनआरओ के अलावा जो केसेस है उनके अलावा हर चीज पे बात हो जाएगी। केसेस भी इनकी सिर्फ अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ भाईजान से, सर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर एनआरओ की कोई शिक मौजूद है तो मुझे बता दें। कोई शिक नहीं है। इसलिए अगर इमरान खान साहब ये कहें कि मैं एनआरओ दे रहा हूँ, ये तो नहीं होगा, कोई है ही नहीं शिक, किसी को वो रिलीफ दे ही नहीं सकते। रिलीफ मिलना है अदालतों से मिलना है, नहीं मिलना वहाँ से मिलना है, या उनको पता कहाँ से मिलना है। ये सारी बातें उसमें देखें। और फिर आप ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे, मैं भी कहता हूँ इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, ये जो जलसे जुलूस हम करते हैं ना, ये इजहार है एक रेफरेंडम की तर्ज का। हम हुकूमत नहीं गिरा रहे, इजहार कर रहे हैं कि ये तकालीफ हैं लोगों को। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर 5-6 हज़ार लोग मेरे खिलाफ गो इमरान गो मत हैं तो मैं घर चला जाऊंगा इस्तीफा देके। अब देखें, कोयटे का जलसा देखें, कराची का जलसा देखें, ये अपना फैसलाबाद का देखें, मुल्तान का देखें, लोग सबके सामने कह रहे हैं। और आम सड़कों पे चले जाएं, लोग वहां पर कह रहे हैं। राजा साहब,
लोग आम सड़कों पर कह रहे हैं। आप अभी कैमरा लेकर बाहर निकल जाएं, आपको पता चल जाएगा। चलें, जलसे में तो मेरे लोग होंगे ना, पीपल पार्टी के होंगे, मुस्लिम लीग नून के होंगे, लेकिन आम जब सड़कों पर आप जाते हैं, जब उनसे सवाल करते हैं कि यार ये महंगाई हो गई है, ये क्यों हो गई है, इसको कौन चलाएगा, कौन ठीक करेगा, आपको पता चल जाएगा लोगों की बात का। देखिए, अभी आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, आपको किसी भी डेमोक्रेसी में 5 साल या 4 साल का टेन्योर दिया जाता है गवर्नमेंट को। पहले अगर कोई प्रॉब्लम्स हों भी, अगर आप उस कोर्स के अंदर अपने आप को ठीक कर लें, ट्रैक पे ले आएँ, डिलीवर करना शुरू कर दें, तो लोग दोबारा वोट दे देते हैं, नहीं तो किसी और को वोट दे देते हैं। तो और अपोजिशन जाहिर है उसको ये राइट होता है कि वो सड़कों पे भी आए, कोई पॉलिटिकल गेन्स भी हासिल करे अगर गवर्नमेंट की कोई ट्रैक पे नहीं चल रही। तो ये तो मतलब एक मेरा ख्याल है कि म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो अगर हमारा जो देखें, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वी थिंक कि वी आर, अगर ये कोरोना ना आता तो शायद इसी साल हम रिकवरी ट्रैक पे होते। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर तरफ आ रहे हैं ऑलरेडी, इस तमाम वबा के बावजूद भी। और हमारा ख्याल है कि वील बी ऑन राइट ट्रैक बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। उस लोगों को नजर आएगा कि जो हमने प्रोमिस किए हैं वो किसी ना किसी हद तक पूरे हुए। जो पहले बात हो रही थी सिस्टम्स क्रिएट करने की, गवर्नेंस बेहतर करने की, अगर लोगों को नहीं नजर आएगी तो ऑब्वियसली लोगों को राइट है वो किसी और को वोट दें, इसमें कौन सी बहस की बात है। तो यही डेमोक्रेटिक तरीका है। तो इसका ये हल तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप जबरदस्ती गवर्नमेंट को निकाल दें या निकालने की कोशिश करें। निकाल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये बहुत अरसा पहले फैसला कर चुके हैं कि अब जो डेमोक्रेसी को चांस मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। अब तो अनडेमोक्रेटिक वे ही है ना गवर्नमेंट निकालने का। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ऐसा करेगा। मतलब डेमोक्रेसी चलती रहेगी। अच्छा, जी बिल्कुल चलती रहेगी और यही मुल्क के लिए बेहतर है। यही मुल्क के लिए बेहतर है, सबके लिए यही बेहतर है। हमारे साथ इंडिया आज उसकी तरक्की देख लें कहाँ पे है, हमसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि ऑपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है, हुकूमत तनकीद कर रही है कि ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। लेकिन अवामी में इस सारी सिचुएशन में कहाँ हल हो रहे हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं वही साहब आपकी जानिब आती हूँ। इस टाइम पर जो अपोजिशन की सूरत हाल है, पकड़ दकर गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या आप अपनी ये जो 13 दिसंबर का जलसा है उसको कामयाब बना सकेंगे? बारिश के बाद मौसम की सूरत हाल भी आपके सामने है, पकड़ दकर का सिलसिला भी आपके सामने है। इंशाल्लाह आपके सामने आएगा कि लोगों का जमे गफीर होगा और जितने जलसे अब तक हुए हैं उन सबसे बड़ा होगा। और बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, जलसा हर हाल में होगा। आपने देखा होगा कि इन्होंने मीरान पाकिस्तान पर अभी से पानी छोड़ दिया। वो ऐसे लगता है जैसे भारत ने पानी छोड़ दिया है और सैलाब आकर वो लाहौर में अंदर दाखिल हो गया। ये भी कर ले, कुछ और भी जो मसलन आपने देखा होगा कि तकरीबन हमारे 21,000 लोगों पर पर्चे हो चुके हैं अब तक। अच्छा, 21,000 लोगों पर? जी बिल्कुल, नॉमिनेट किया है कि इतने नाम बाई नेम और इतने वैसे 21,000 बनते हैं। वो आप देख ले, पर्चों की एक बहार है, 1300, 1400, किसी के खिलाफ 5, किसी के खिलाफ 10। ये कोई फर्क नहीं पड़ता सियासी वर्कर्स को। सियासी वर्कर इन पर्चों को अपने गले का हार समझते हैं। गिरफ्तारी सर कितने लोगों? बिल्कुल, ये अब गिरफ्तारी जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पर वो धमका रहे हैं, इस तरह का गिरफ्तारी का भी गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी मेरे जो मुझे इतलात हैं वो अभी तक नहीं हुई। तो सर पब्लिक को आप क्या कहेंगे जो अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए जो बाहर आएंगे, उन्हें किस तरह आप मोटिवेट करेंगे? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है ना, वो तो लोग खुद आएंगे ना। हमने किसको मोटिवेट क्या करना है? सर कोरोना में निकालना पब्लिक के साथ। आप मेरी बात सुने, आपके सामने है पब्लिक सारी। हाँ। कोई कोरोना को सीरियस ले रहा है? यानी कल शेख रशीद के भाई का जलसा था वहां पिंडी में, तो किसने कहाँ गया कोरोना? कहाँ गई हुकूमत वक्त जो कोरोना 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 कर रही है? वो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि सारा कुछ जो है ना ये बड़ा डिफरेंट अंदाज में जा रहा है। जब तजाद होगा ना हुकूमत की बातों में तो दूसरी बातों में फिर वो लोग कोई से सीरियस नहीं लेंगे। जी यासिर साहब, हुकूमत की बातों में अगर तजाद होगा तो कोरोना को भी कोई सीरियस नहीं लेगा। देखिए, कोरोना को तो क्योंकि एक वेव आई और अल्लाह ने बचा लिया लोगों को, तो अब वो सीरियस ना लेने की वजह हुकूमत के इक़दामात नहीं है। प्रॉबेबली हुकूमत के इक़दामात है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने ये समझा कि खत्म हो गया है, उस पर जो कंटिन्यू रहना चाहिए था ना, ये इनकी नाहली है। इसको कंटिन्यू रहना चाहिए था कि भाई इसके देखना प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना सर। अब तालीमी इदारे बंद किए हैं, इंडोर सर्विस बंद की है, रेस्टोरेंट। बात यह है कि आप मुकम्मल लॉकडाउन तो कभी सोल्यूशन ही नहीं था ना, तो बड़े तरीके से उसको हैंडल किया, इकोनॉमी को खोलना जरूरी था। पहले ही आप
कंप्लेन करें कि इकोनॉमी बैठ गई है, हाँ। तो अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता तो मुकम्मल ही शायद -10% पे चला जाता। तो इसको बचाना बड़ा मुश्किल काम था और ये अपोजिशन के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन थी उस वक्त कि अगर लॉकडाउन हो गया तो इकोनॉमी बैठेगी, ना किया तो कोरोना फैल जाएगा, तो इन्होंने तो किसी सूरत बचना नहीं है। लेकिन ये तो भी इस तो स्टेज से तो हम हम बच ये के कह निकल आए रहे थे, अल्लाह के वो कह फजल रहे थे से। नहीं करना, अब हम कह रहे हैं नहीं करना तो वो कह रहे हैं करना। अब सेकंड स्टेज है, अभी भी इनकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह ये फंस जाए। ऑब्वियसली अपोजिशन की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट कोरोना के इशू को हमें पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हाँ, नहीं, दोनों जी, को, बिल्कुल। ना उनको ना हमें। बिल्कुल। और इसमें जो लोग जिनकी SOPs वफात पर अमल होती है करना चाहिए। वो सर, इनके public के भी लिए हैं, last हमारे भी message। हैं, अपने जो लोग जब मरते हैं तो इसको मेरा ख्याल है हम पोलिटिसाइज ना करें। ठीक है। और दूसरी कोई बात आप जलसे की कर रही हैं, तो मैंने पहले अर्ज किया कि इनका राइट है, लाहौर में इनका वोट बैंक भी है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो खिलाफ वर्जी करेगा किसी चीज की, नहीं सर, किसी जो लॉ public की, इनके साथ लॉ बाहर ऑफ द लैंड निकलेगी। की, उस पर पर्चा भी अगर होगा। इतने लोग- हमारे पे भी होते रहे, इन्होंने पहले कहा ना कि पॉलिटिकल वर्कर पे पर्चे होते हैं, तो लेकिन ये होते रहे, देखना कोई इस बात तरह तो ना करें कि डीजे भट्ट आपको फराहम करे हाँ। तो वो आपका मीठा मीठा और हमें वो करे तो आप उसे पकड़ भी लें, राइफल भी डालते हैं उसके ऊपर। जी राइफल तो अगर उनके पास देखें, अगर तो गलत पर्चा हुआ है, राइफल नहीं थी, फिर तो गलत बात है, मैं कंडेम करता हूं पर्चे को। अगर वाकई राइफल थी, आप फैक्ट्स जरा चेक कर लें, तो फिर जरूर उसको पकड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो। डीजे भट्ट नहीं कोई मेरा भाई हो या मैं खुद हूं, तो कानून तोड़ना तो जो है वो किसी को मतलब इजाजत दोनों नहीं दी जा तरफ से सकती। सियासी अगर कोई बहुत बड़ा स्टोरी डीजे होगा तो की फिर जा होगा। रही है कि किसी तरह से हुकूमत को ना चलने दिया जाए, हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह से जलसा कामयाब ना हो। ये इस वक्त सूरत हाल बनी है, लेकिन देखना है 13 दिसंबर को होगा क्या, फैसला कुन मार्का होगा क्या नहीं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।